हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट डीएनए। ठीक है, तो हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल क्या है और जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसे हुई। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर अंडर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसका ये पहला लेक्चर है बच्चों। ठीक है, तो हम समझेंगे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है और उसकी खोज कैसे हुई, ये हमको समझना है। ठीक है, देखिए, जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल वो सब्सटेंस है जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग या बच्चों को पास होता है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग मतलब उनके चाइल्ड, जो चाइल्ड हैं या बच्चे हैं, उनको जो सब्सटेंस पास होता है उस सब्सटेंस को ही क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, और यही सब्सटेंस जो है वो हमारे हेरिडिटरी ट्रेड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हेरिडिटरी ट्रेड्स का मतलब होता है आनुवांशिक लक्षण। तो हेरिडिटरी ट्रेड्स मतलब कि जो हमारी हाइट है, ठीक है, कि हाइट कितनी होगी, हमारे स्किन का कलर क्या होगा, राइट, हमारे आईज का कलर क्या होगा। तो ऐसे लक्षण या गुण जो हमको हमारे माता पिता से मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज हेरिडिटरी ट्रेड्स। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल वो तत्व है जो माता पिता से बच्चों में पास होता है और यही तत्व जो है हमारे हेरिडिटरी ट्रेड्स को डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब कोई भी ऐसा तत्व, मतलब एक समय था जब वैज्ञानिकों को पता था कि देर इज सम जेनेटिक मटेरियल इन द ऑर्गेनिज्म। तो वो जेनेटिक मटेरियल जो है, इट कैन बी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने ये समझा कि जो जेनेटिक मटेरियल, किसी मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करने के लिए उसकी तीन विशेषताएं होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, पहला क्या है कि इट मस्ट कंटेन in a stable form the information about an organism's cell structure। ठीक है, तो उसमें क्या होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए स्टेबल फॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म के सेल के स्ट्रक्चर को फॉर्म कर दे, उसके फंक्शन को डिटरमाइन करे, उसके डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन को भी एंश्योर करे। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर तो ये है। दूसरा क्या है, इट मस्ट रेप्लिकेट एक्यूरेटली। वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रॉपरली तरीके से रेप्लिकेट करे। ठीक है, एक्यूरेटली तरीके से रेप्लिकेट करे ताकि वो अगली जनरेशन में पास हो सके। एंड थर्ड इज इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ चेंज, उसके अंदर चेंज भी आ सके। ठीक है, तो जब हम इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, इन तीनों कंडीशन के आधार पर देखते हैं, तो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, पहला आपका डीएनए, फिर आरएनए, एंड थर्ड इज प्रोटीन। ठीक है, तो इन तीनों बायोमोलिक्यूल्स में जो सबसे सही इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक जिस बायोमोलिक्यूल में है, दैट इज डीएनए। ठीक है, तो डीएनए ये तीनों कंडीशन को या तीनों फीचर्स को रखता है, इसलिए डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो आज तो हमको पता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बट एक समय था आज से 200 साल पहले, जब नहीं पता था वैज्ञानिकों को या बाकी लोगों को कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो वैज्ञानिकों ने कई तरह के अपने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, रिसर्च किया और कई सालों की मेहनत के बाद बताया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो हम समझेंगे कि इस चीज को प्रूफ करने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए, किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए, उनके बारे में हमको बात करना है। तो इस कड़ी में बच्चों जो पहला नाम आता है वो आता है फ्रेडरिक मिशर। जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल सर्च के संबंध में जो पहला नाम आता है वो फ्रेडरिक मिशर का आता है। तो फ्रेडरिक मिशर एक स्विस बायोकेमिस्ट थे, स्विट्जरलैंड के एक बायोकेमिस्ट थे। ठीक है, और इनका लाइफ का जो समय काल था वो 1844 टू 1895 के बीच में था। फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया, ही आइसोलेटेड अ सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी, उनके न्यूक्लियस से एक सब्सटेंस को आइसोलेट किया और उस सब्सटेंस को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लीन नाम दिया, न्यूक्लीन। ठीक है, तो वो सब्सटेंस जो इन्होंने आइसोलेट किया था वो सब्सटेंस बेसिकली क्या था, डीएनए ही था। बट क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी उस वक्त कि वो डीएनए ही है, तो इसलिए उन्होंने उसको क्या नाम दिया,
उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। ठीक है, तो कभी ऐसे प्रश्न आ जाता है कि नेम द साइंटिस्ट और रिसर्चर हु फर्स्ट आइसोलेटेड द डीएनए। आपको याद रखना है कि फ्रेडरिक मिशर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने न्यूक्लियस में से डीएनए को पहली बार आइसोलेट किया था, सेपरेट किया था, राइट। इसके बाद बच्चों सेकेंड जो नाम आता है इस कड़ी में वो है ग्रिफिथ का। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो ये भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया था एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया वही बैक्टीरिया है जिसके कारण किसी व्यक्ति को न्यूमोनिया हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के इन्फेक्शन के कारण किसी व्यक्ति को न्यूमोनिया हो जाता है। और न्यूमोनिया क्या है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इट इज अ लंग इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को अगर ये इन्फेक्शन होता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, उसको बुखार आएगा, राइट। तो अब हम समझेंगे कि ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, कैसे परफॉर्म किया, वो हमको समझना है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe के दो स्ट्रेन लिए, स्ट्रेन आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। तो स्ट्रेन बच्चों सब टाइप्स होते हैं, कोई जो बैक्टीरिया होते हैं या इवन वायरसेस होते हैं, तो उसमें देयर आर सब टाइप्स एंड देयर दिस सब टाइप्स आर कॉल्ड एज स्ट्रेन। तो आर इज रफ, रफ, एंड एस इज स्मूथ। ठीक है, अब इनको रफ और स्मूथ कहने का कारण क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, जब रफ स्ट्रेन की कॉलोनीज, ठीक है, बेसिकली जो बैक्टीरिया होती हैं इनको हम कल्चर करते हैं, ग्रो करते हैं पेट्री डिश में। ठीक है, तो जब वहां पे उनकी कॉलोनी को ऑब्जर्व किया गया तो जो आर स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे इनकी कॉलोनीज की जो बाउंड्री है, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रफनेस है, ये स्मूथ नहीं है, रफनेस है। ठीक है, तो इस कारण इनको आर स्ट्रेन नाम दे दिया गया है। जबकि जो स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे इनकी कॉलोनीज एकदम स्मूथ थी, कोई यहाँ पे एजेस नहीं है, एकदम स्मूथ है, इसलिए इनको एस स्ट्रेन नाम दिया गया था। साथ में एक और इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं ये क्या है, दे आर नॉन विरुलेंट। ठीक है, नॉन विरुलेंट। एंड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं ये क्या है, दीज आर विरुलेंट। तो विरुलेंट का मतलब होता है कि दे कैन लाइक कॉज द डिसीज इन द होस्ट। ठीक है, तो विरुलेंट का मतलब क्या है, इसके कारण अगर ये किसी एनिमल के या मनुष्य के बॉडी में जाएगा तो उसके कारण उसको क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया का रोग हो जाएगा, डिसीज हो जाएगा, जबकि इसके कारण रोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी मेन डिफरेंस है आर और एस स्ट्रेन में। अब हम समझेंगे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, देखिए समझिए। देखिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया पहले कि लिविंग एस सेल्स लिए, एस सेल्स और एस स्ट्रेन। ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने एक माउस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था एस वाले क्या है, दे आर विरुलेंट। ठीक है, तो इनके कारण डिसीज हो जाएगा। तो जब इसको माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया गया, माउस को निमोनिया हो गया, डिसीज हो गया, और माउस क्या है, इट डाइज, वो मर जाता है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, लिविंग आर स्ट्रेन या आर सेल्स लिए जो कि नॉन पैथोजेनिक है, इससे कोई डिसीज नहीं होगा, दे आर नॉन विरुलेंट। ठीक है, आर वाले क्या है, नॉन विरुलेंट है। तो इसको जब एक माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया गया तो माउस क्या रहा, हेल्दी रहा, जीवित रहा, इसको कोई डिसीज नहीं हुआ। ठीक है, फिर थर्ड कंडीशन में क्या किया गया, हीट किल्ड एस सेल्स। ठीक है, जो एस सेल्स थे उनको ही गर्म करके उसको किल्ड कर दिया गया, एस सेल्स को क्या किया गया, किल कर दिया गया। ठीक है, किल होने के कारण ये भी क्या बन गए, नॉन पैथोजेनिक या नॉन विरुलेंट बन गए। एस सेल्स जो पहले विरुलेंट थे वो क्या बन गए, वो भी नॉन विरुलेंट बन गए, नॉन विरुलेंट बन गए। ठीक है,
तो जब ये हीट किल एस सेल्स को रैट में इंजेक्ट किया गया, तो ये जो माउस है या रैट है, ये क्या रहा, ये हेल्दी रहा, ये नहीं मरा, ठीक है, ये हेल्दी रहा। नाउ फोर्थ कंडीशन में क्या किया गया कि मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस सेल, जो एस सेल थे जिनको हीट किल्ड किया गया है उनको लिविंग आर सेल के साथ मिक्स कर लिया गया, ठीक है। हीट किल्ड एस सेल और लिविंग आर सेल्स को आपस में मिक्स कर लिया गया और मिक्स फॉर्म में क्या किया गया, उसको माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया गया। तो इंजेक्ट करने के बाद फिर माउस क्या हो गया, माउस डाइस, ठीक है। आप यहाँ क्या देखे थे कि जब लिविंग आर सेल को इंजेक्ट किया गया तो माउस नहीं मरा, ठीक है। जब हीट किल्ड एस सेल को भी इंजेक्ट किया तो माउस नहीं मरा, बट दोनों को मिक्स करके जब माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया है तो माउस क्या है, ये मर गया, इट डाइज, ठीक है। और जो वो माउस जो मर गया है उसकी बॉडी में से जब हमने आइसोलेट किया ये बैक्टीरिया या सेल्स, तो हमने क्या पाया, उसकी बॉडी में लिविंग एस सेल प्राप्त हुए, लिविंग एस सेल, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे जो इंजेक्ट किया था वहां तो किल्ड एस सेल इंजेक्ट किया था, बट उस माउस की बॉडी में क्या मिले, लिविंग एस सेल मिले, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो ये आर सेल्स थे, आर सेल्स जो कि लिविंग थे, और एस सेल क्या थे, ये तो किल्ड थे, तो कहीं ना कहीं आर सेल्स का क्या हो गया, आर सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और आर सेल्स में परिवर्तन आ गया और आर सेल्स परिवर्तित हो गए, ट्रांसफॉर्म होके किस में बदल गए, लिविंग एस सेल्स में बदल गए, ठीक है। एक बार समझ लीजिए कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिए, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया कुड बी ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कुड बी ट्रांसफॉर्म इनटू virulent bacteria through transforming principle later identified as DNA। तो ग्रिफिथ ने क्या बताया कि जो नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया है वो बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है किसमें, विरुलेंट बैक्टीरिया में, किसके द्वारा, बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वो एजेंट है जो एस सेल से आर सेल में पास हुआ। तो यहाँ पे हमने एस सेल और आर सेल लिया था ना, तो एस सेल में से कुछ ऐसी चीज जो आर सेल में पास हुई और आर सेल को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, एस सेल में, ठीक है, जिसके कारण वो माउस मर गया। तो उसी को उन्होंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ग्रिफिथ को नहीं पता था कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, इसलिए उसको उन्होंने क्या कहा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दे दिया है, ठीक है। एक बार बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन समझ लीजिए। तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली मतलब क्या है कि कोई जो बैक्टीरिया है इट कैन अपटेक द डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। तो उसके सराउंडिंग में, एयर में, वाटर में, ठीक है, अगर कोई डीएनए प्रेजेंट है तो उसको वो बैक्टीरिया अपटेक कर सकता है, और अपटेक करने के बाद इट कैन लाइक मेक इट अ पार्ट ऑफ इट्स ओन क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। तो इस तरह बैक्टीरिया में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ग्रिफिथ ने बताया देयर इज समथिंग बाय विच अ बैक्टीरिया कैन बी ट्रांसफॉर्म, बट उन्होंने वो ये नहीं बता पाए कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। तो इसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था ओसवाल्ड एवरी, ठीक है। तो एवरी ने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए जिसको बोला जाता है एवरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो ओसवाल्ड टी एवरी, ठीक है। तो एवरी अपने कुछ दोस्तों के साथ, जिसमें से दो दोस्त थे, एक का नाम था कॉलिन एम मैक्लियोड और दूसरे का नाम था मैकलिन मैकार्थी, ठीक है। तो एवरी, मैक्लियोड और मैकार्थी, इन तीन व्यक्तियों ने मिलके अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ही कहा जाता है। बट जो ग्रिफिथ ने किया था उससे वो कुछ स्टेप्स आगे बढ़े और कुछ नई बातें उन्होंने बताई, ठीक है। तो हम समझेंगे कि एवरी ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया, ठीक है, इसको समझना है। देखिए बच्चों, तो इनका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर का स्टेप क्या है। तो पहले स्टेप में इन्होंने क्या किया, प्रिपेयर हीट किल्ड एस सेल। तो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो इन्होंने पहले स्टेप में क्या किया कि एस सेल्स लिए जो कि क्या थे, जो कि विरुलेंट थे, ठीक है, विरुलेंट थे। तो इनको इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड कर दिया।
तो virulent S bacteria were killed by heating, their cellular contents were extracted. तो जो ये बैक्टीरिया थे, जब इनको हीट किल कर दिया तो इनके अंदर जो भी है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट या सेलुलर एक्सट्रैक्ट। उस सेलुलर एक्सट्रैक्ट को इन्होंने क्या किया, आइसोलेट कर दिया। तो लिखा ना सेकंड स्टेप, आइसोलेट द सेल एक्सट्रैक्ट। तो सेल एक्सट्रैक्ट जो उस मरे हुए बैक्टीरिया में से जो चीज उन्होंने निकाली है, एक्सट्रैक्ट किया है, उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें उसका डीएनए रहेगा, आरएनए रहेगा, प्रोटीन रहेगा, लिपिड रहेगा और पॉलीसेकेराइड रहेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो बैक्टीरिया के अंदर थी वो सारी उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर ली। थर्ड स्टेप, डिवाइड द एक्सट्रैक्ट इनटू 4 सैंपल्स। तो जो उन्होंने हीट किल्ड एस सेल में से जो एक्सट्रैक्ट किया है, जो निकाला है, उसको 4 अलग अलग भागों में बांट लिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सैंपल, तो 1 2 3 और 4, और यहाँ पे एंजाइम यूज किया। तो हर एक एक्सट्रैक्ट में उन्होंने क्या किया, मतलब पहले एक्सट्रैक्ट में उन्होंने कोई एंजाइम यूज नहीं किया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में किया है। ठीक है, और मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉयड। देखिए, तो पहला जो सैंपल था, पहले सैंपल मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो इसमें डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, सभी चीजें हैं इसमें। तो पहले सैंपल में इन्होंने कोई भी एंजाइम यूज नहीं किया है, नो एंजाइम। तो कोई एंजाइम यूज नहीं किया तो कोई मॉलिक्यूल इसका डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो मतलब जो एक्सट्रैक्ट होगा इसमें सारे की सारी चीजें जो है, चाहे वो उसका डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, सब वैसा का वैसा रहेगा, कोई चीज इसमें डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड सैंपल में इन्होंने क्या किया, ही यूज प्रोटीएज। ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रोटीएज का यूज किया। तो एक्सट्रैक्ट में उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम को ऐड किया। अभी जो प्रोटीएज होते हैं, दे आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग। ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीएज क्या करेंगे, जो भी प्रोटीन है एक्सट्रैक्ट में, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे और उसको इनएक्टिव बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय, तो प्रोटीन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गया, बट उसके अंदर क्या क्या बचा, डीएनए बचा, आरएनए बचा और बाकी सारी चीजें बची। देन थर्ड में उन्होंने क्या किया, दे ऐड आरएनएज। ठीक है, तो आरएनएज क्या करेंगे, ये आरएनए का ब्रेक डाउन करेंगे, जो भी एक्सट्रैक्ट के अंदर आरएनए है उसका ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देंगे। चौथे सैंपल में उन्होंने क्या किया, डीएनएज डाला। तो जो डीएनएज हैं, दे विल लाइक ब्रेक द डीएनए, डीएनए का ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने 4 सैंपल बनाए और चारों में मतलब 3 में एंजाइम यूज किया, एक में नहीं किया। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड स्टेप ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट। फोर्थ स्टेप में इन्होंने क्या किया है, मिक्स विथ लाइव आर बैक्टीरिया। ठीक है, ईच ट्रीटेड एक्सट्रैक्ट वाज मिक्स विथ सेपरेटली विथ लिविंग आर बैक्टीरिया। तो ये जो चारों एक्सट्रैक्ट थे, इन चारों एक्सट्रैक्ट में उन्होंने एंजाइम ऐड किया। एंजाइम ऐड करने के बाद, मतलब 3 में तो एंजाइम ऐड किया, पहले में नहीं किया, बट फिर उसके बाद चौथे स्टेप में क्या किया कि सब में उन्होंने क्या किया कि लाइव आर बैक्टीरिया, ठीक है, लाइव आर बैक्टीरिया ऐड कर दिया। तो बैक्टीरिया सब में ऐड किया उन्होंने, चारों में बैक्टीरिया ऐड कर दिया। तो आपको पता है कि जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है, ये क्या रहेगा, इट इज नॉन विरुलेंट। ठीक है, ये नॉन विरुलेंट है। अब ये सब करने के बाद उनको रिजल्ट क्या मिला वो देखिए, समझिए। देखिए, तो जो पहला एक्सट्रैक्ट था जिसमें कोई एंजाइम यूज नहीं किया गया था, ठीक है, तो उस एक्सट्रैक्ट में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब चीज थी, और उसके अंदर फिर आर, जो लिविंग आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे उनको ऐड किया गया था। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्ड। ठीक है, मतलब जो आर सेल से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब आर सेल जो थे आर स्ट्रेन वाले एस स्ट्रेन में बदल गए, राइट। तो यहाँ लिखा है कि आर सेल्स बिकम एस सेल्स, और इसको जब माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया गया तो माउस मर गया। ठीक है, ये वाला जो है फर्स्ट स्टेप में जो हमको अल्टीमेटली मिला है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म सैंपल, इसको जब माउस में इंजेक्ट किया गया तो माउस मर गया। तो मतलब क्या है कि जो आर सेल से दे आर ट्रांसफॉर्म एंड बिकम एस सेल।
आपको ध्यान रखना है कि पहला क्या था, ये जो अनट्रीटेड एक्सट्रैक्ट, इसमें डीएनए भी था, इसमें आरएनए भी था और इसमें प्रोटीन भी है, तीनों चीजें हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो सैंपल था, इसमें क्या ऐड किया गया था, प्रोटीएज ऐड किया गया था, ठीक है। अब प्रोटीएज ऐड किया गया तो इसमें से प्रोटीन खत्म हो गया, इसमें क्या क्या बचा, केवल डीएनए और आरएनए, ठीक है, प्रोटीन खत्म हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ठीक है, मतलब जो आर वाले जो सेल्स थे वो एस में बदल गए, ट्रांसफॉर्मेशन स्टिल ऑकर्ड, राइट। तो आर सेल जो है वो एस में ट्रांसफॉर्म हो गए। थर्ड स्टेप जो था, थर्ड स्टेप, इसमें क्या किया गया, आरएनए ऐड किया गया। तो आरएनए ऐड करने का मतलब क्या है कि उसमें आरएनए उसका डिग्रेड हो जाएगा, क्या बचेगा उसमें, केवल डीएनए बचेगा और प्रोटीन बचेगा। तो इस केस में भी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टिल ऑकर्ड। तो यहां भी आर वाले जो हैं दे कन्वर्ट एंड बिकम एस टाइप, ठीक है। फिर लास्ट वाला क्या है, डीएनए ट्रीटेड एक्सट्रैक्ट। चौथे वाले जो सैंपल था इसमें क्या किया गया कि डीएनए डाला गया है। तो इसमें डीएनए डालेंगे मतलब इसमें डीएनए इसके समाप्त हो जाएंगे, क्या बचेगा, केवल इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। तो जब डीएनए डाल के डीएनए को डिग्रेड कर दिया गया, उसको ब्रेक कर दिया गया, तो हमने क्या पाया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो जो आर स्ट्रेन था वो एस स्ट्रेन में नहीं बदला, ठीक है। तो पहले में बदला, दूसरे में बदला, तीसरे में बदला, बट इसमें ये नहीं बदला। तो आर सेल्स रिमेन आर सेल्स। तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे डीएनए था, यहाँ डीएनए था, यहाँ डीएनए था, बट यहाँ पे डीएनए इसमें खत्म हो गया था, डीएनए को डिग्रेड कर दिया गया था, ठीक है। तो और डीएनए डिग्रेड हुआ तो भाई उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि डीएनए इज द मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर सेल इनटू एस सेल, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया, देखिए, destroying proteins did not prevent transformation, destroying RNA did not prevent transformation, destroying DNA completely prevent transformation। तो कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इससे इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है, बायो मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। So this was the average ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो इसी चीज को यहाँ पे डायग्रामेटिक रूप में दिखाया गया है, ठीक है। तो इसको सेम चीज है, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी नहीं है, आगे मूव कर रहे हैं। इसके बाद एक और फाइनल एक्सपेरिमेंट है जिसने प्रूव कर दिया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज हर्शे एंड चेज बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखिए, तो 1953 के अराउंड अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज, ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और उसमें उन्होंने बताया कि डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया क्या डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या यूज किया, दे यूज बैक्टीरियोफाज, ठीक है। देखिए, ये जो वर्ड है बच्चों, फाज, इसका मतलब होता है वायरस, ठीक है, वायरस। और बैक्टीरियोफाज का मतलब होता है कि ऐसा वायरस, ठीक है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसे कहा जाएगा बैक्टीरियोफाज। तो इस पर्टिकुलर केस में अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक बैक्टीरियोफाज का यूज किया जिसका नाम था T2, ठीक है, T2 नाम के बैक्टीरियोफाज का यूज किया। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं जो कि एक बैक्टीरियोफाज का डायग्राम है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज, इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, दे हैव अ हेड, ये हेड है इसका, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कोर और नेक भी कहा जाता है, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड एज सीथ एंड दीज आर टेल फाइबर्स, ठीक है। यहाँ पे ये बेस प्लेट है, बेस प्लेट, एंड दीज आर द टेल फाइबर्स, ठीक है। इन द हेड रीजन देयर इज द डीएनए, जो बैक्टीरियोफाज होता है इसका डीएनए हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर डीएनए होता है और इसका जो पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर है, चाहे वो हेड का हो, सीथ का या टेल फाइबर्स का, दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। तो बैक्टीरियोफाज डीएनए और प्रोटीन्स का बनाता है, डीएनए इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन।
ठीक है, तो इनके एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले बच्चों हमको इसका बैक्टीरियोफाज का लाइफ साइकिल समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है कि बैक्टीरियोफाज का लाइफ कैसे होता है। ठीक है, तो लाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ अ विरुलेंट फाज और बैक्टीरियोफाज। तो आप देख रहे हैं पहले डायग्राम में कि ये एक बैक्टीरियोफाज है। ठीक है, जो कि एक बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर अपने आप को अटैच कर रखा है। ठीक है, तो होस्ट इकोलाई सेल। ठीक है, तो ये इकोलाई सेल, इकोलाई बैक्टीरिया है, इसके ऊपर एक बैक्टीरियोफाज ने अपने आप को पहले अटैच किया। ठीक है, देन ये क्या करता है, अपना जो डीएनए है, ठीक है, या क्रोमोसोम है, उसको बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, एंड दिस इज द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये वाला जो है, ये वाला। ठीक है, so this bacteriophage inject its chromosome into the bacterial cell. सेकेंड स्टेप देखिए, एंजाइम्स एनकोडेड बाय फाज ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो ये जो फाज का क्रोमोसोम या डीएनए जो अंदर आया है, ये कुछ एंजाइम्स बनाएगा, और ये एंजाइम्स क्या करेंगे, बैक्टीरिया के जो डीएनए है या क्रोमोसोम है उसको वो तोड़ देंगे, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देंगे, उसको इनएक्टिव बना देंगे। ठीक है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम टोटली ब्रोकन डाउन। इसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप पे फाज क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट। जो बैक्टीरियोफाज का क्रोमोसोम है वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा यूजिंग बैक्टीरियल मटेरियल्स एंड फाज एनकोडेड एंजाइम। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो उसके प्रोटीन्स हैं या बाकी सारी चीजें हैं, उसकी मदद से जो फाज है वो अपने क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करेगा, हमें अपने क्रोमोसोम्स की बहुत सारी ऐसे कॉपीज बना देगा। फोर्थ स्टेप में देखिए, फाज जीन्स आर एक्सप्रेस टू प्रोड्यूस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फाज पार्टिकल। तो जो फाज का पहले तो क्या हुआ, उसके क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हुआ, फिर उसके जो फाज के जीन्स हैं उसका एक्सप्रेशन होता है, और जो फाज प्रोटीन्स हैं, जो हेड का प्रोटीन है, ठीक है, या फाइबर्स का प्रोटीन है, वो प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है, प्रोटीन बनते हैं। और फाइनली क्या होता है कि प्रोजेनी ऑफ फाज पार्टिकल असेंबल्स। तो उस बैक्टीरियल सेल में बहुत सारे इस तरह फाज पार्टिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, मतलब उस बैक्टीरियल फाज के इस तरह बहुत सारे प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, या आप कह सकते हैं बच्चे बन गए इस तरह। तो पूरा बैक्टीरियल सेल जो है इस तरह के बहुत सारे बैक्टीरियोफाज से भर जाता है। अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया सेल जो है इट विल बर्स्ट, और जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी फाज पार्टिकल्स आर रिलीज एज बैक्टीरियल सेल वॉल लाइसिस। तो बैक्टीरियल सेल की वॉल लाइस होती है या बर्स्ट हो जाती है, और उसमें से बहुत सारे फाजेस निकलते हैं। देन दीज फाजेस अगेन विल गो एंड सर्च फॉर न्यू बैक्टीरिया एंड इन्फेक्ट इट। तो इस तरह से बैक्टीरियोफाज का लाइफ साइकिल चलता रहता है। देखिए, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया ये समझते हैं हम। तो हर्शे और चेस ने क्या किया, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट दे ग्रो द फाजेस अलोंग विथ बैक्टीरिया। ठीक है, इस तरह के कल्चर मीडियम लिया, उसमें बैक्टीरिया भी है और बैक्टीरियोफाज भी है, T2 फाज, दोनों को मिक्स किया। और खास बात क्या है कि जो कल्चर मीडियम है, देखिए, इन्फेक्ट ई कोलाई एंड ग्रो इन P32 कंटेनिंग मीडियम। ठीक है, तो पहले स्टेप में उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफाज को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया जहां पे P32, ये दिस इज रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस, रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस। ठीक है, तो रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस है इस मीडियम में, इसमें इसको ग्रो किया गया है बैक्टीरिया को, और साथ में T2 फाज भी ऐड किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो फॉस्फोरस है इट इज पार्ट ऑफ द डीएनए। जो डीएनए होता है, डीएनए की बैकबोन में देयर आर सो मेनी फॉस्फोरस। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब इससे नए फाज बनेंगे, नए फाज प्रोजेनी जब बनेंगे, तो दे विल हैव द डीएनए विथ P32 फॉस्फोरस। तो नए फाज जो बने हैं इनका जो डीएनए है इसमें क्या रहेगा, फॉस्फोरस, रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस इनके डीएनए में रहेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या किया, एक और मीडियम लिया, सेम चीज की, बस इसमें क्या हुआ, जो कल्चर मीडियम उसको चेंज कर दिया। यहाँ पे जो मीडियम है उसमें 35S सल्फर, ठीक है, 35S सल्फर, ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव है।
रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, उसमें उसको ग्रो किया। अब ये सल्फर है, सल्फर इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, सल्फर डीएनए का नहीं, सल्फर किसका पार्ट होता है? प्रोटीन्स का, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको जो फाज मिले इस मीडियम के द्वारा, तो उनका डीएनए तो नॉर्मल था, जो डीएनए है वो नॉर्मल डीएनए है, ठीक है, बट उनका जो आउटर कवरिंग है या प्रोटीन कवरिंग है वो सारे में 35S वाला सल्फर है, ठीक है। तो इस वाले केस में इनका सल्फर नॉर्मल है, बट डीएनए में जो फॉस्फोरस है 32P वाला है। यहाँ पे डीएनए नॉर्मल है, बट जो प्रोटीन है उसका वो 35S वाला है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि दे इन्फेक्टेड 2 कल्चर्स ऑफ ई कोलाई विथ वन और अदर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी लेवल T2, ठीक है। तो ये जो 2 प्रकार के उनको रेडियो एक्टिवली लेवल्ड वायरसेस मिले, फाज मिल गए थे, ठीक है, एक जिसका डीएनए लेवल्ड है, एक जिसका प्रोटीन कवर लेवल्ड है, ठीक है। तो इन दोनों से क्या किया उन्होंने, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया। तो 32P मतलब जिसका डीएनए रेडियो लेवल्ड है उसको उन्होंने इन्फेक्ट कराया, ठीक है। इन्फेक्ट कराने के बाद फिर क्या हुआ कि अब यहाँ पे इन्फेक्ट हुआ तो फाज ने क्या किया, अपना डीएनए इस बैक्टीरिया के सेल में इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। और उनका जो प्रोटीन का पार्ट है वो अलग हो गया बैक्टीरिया से। तो जो प्रोटीन का पार्ट अलग हुआ है फाज का, इसको बोला जाता है फाज होस्ट, ठीक है। फिर उन्होंने क्या पाया कि रेडियो एक्टिविटी रिकवर्ड इन होस्ट एंड पास्ड ऑन टू फाज प्रोजेनी, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल जो होस्ट है इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी पाई गई, जबकि फाज होस्ट है इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई, ठीक है। दूसरे वाले स्टेप में क्या किया गया कि 35S वाला जो फाज थे इनसे भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया गया। फिर अगेन क्या देखा गया कि जो रेडियो एक्टिविटी थी, देखिए रेडियो एक्टिविटी रिकवर्ड इन फाज होस्ट, जो फाज होस्ट हैं, ठीक है, जो प्रोटीन वाले उनके पार्टिकल हैं उसमें रेडियो एक्टिविटी पाया गया, जबकि जो बैक्टीरियल सेल्स है उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं पाया गया, राइट। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अपने इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूड किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज ओनली डीएनए एंटर्ड द बैक्टीरियल सेल्स एंड डायरेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वायरसेस, ठीक है। तो डीएनए ही इन्होंने प्रूफ कर दिया कि डीएनए क्या है, वही वायरसेस से बैक्टीरिया में एंटर कर रहा है और वही वास्तव में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। So this experiment settled the debate DNA versus प्रोटीन। तो इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन नहीं है, ठीक है। इट ऑल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सपोर्टेड लेटर डिस्कवरीज लाइक डीएनए स्ट्रक्चर बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।